हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन द सिविल डेली यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इकोनॉमी सेक्शन को शुरू करेंगे। ये इकोनॉमी सेक्शन का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को कवर करूंगा। देखो, आधे से ज्यादा पेपर है ना वो यहीं से आता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ये वाला सवाल देखो, नीड और रीड पे पूछ रहा है। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। उसके बाद में रूपी का डेप्रिसिएशन होना, एप्रिसिएशन होना, ठीक है। यूएस की जो इंटरेस्ट रेट है फेडरल रिजर्व की, उसका इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। इस तरह के इकोनॉमिक जो टर्म्स हैं उन पे मैक्सिमम सवाल आते हैं, ठीक है। तो हम उसी चीज को आज कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, ये 2022 के क्वेश्चन है। इस तरीके से आधा पेपर था जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना घटाना किस तरीके से इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं वो किस तरीके से इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ऐसा नहीं है कि मैं फैक्चुअल पार्ट कवर नहीं करूंगा, मैं फैक्चुअल पार्ट भी कवर करूंगा बट दूसरे पार्ट के अंदर, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए इसके अंदर काफी सेलेक्टिव वर्ड रखे गए हैं, लेकिन जो अदर वर्ड है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग का नेचर मुझे पता है कि आप लंबी वीडियोस नहीं देखते हो, आप शॉर्टकट पे चीजें ज्यादा जाते हो, तो वीडियो को हमने शॉर्ट रखा है, ठीक है। और दूसरा मैं आपसे ये कहूंगा कि जो इकोनॉमी सेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इकोनॉमी सेक्शन अगर आपने खराब कर दिया ना तो आपका एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है। देखो, हिस्ट्री से तो वैसे उम्मीद कम होती है। हिस्ट्री में तो वैसे ये उम्मीद होती है कि भाई आधे क्वेश्चन भी सही हो जाएं तो बड़ी बात है। अगर आप इकोनॉमी सेक्शन से भी क्वेश्चंस को सही नहीं करते हैं देन इट विल बी ग्रेट लेस चांस कि भाई आपका प्रीलिम्स क्लियर हो और आप इस साल मेंस लिखें। तो इकोनॉमी सेक्शन को सॉलिड करने की जरूरत है, इसलिए इसके वर्बी टर्म्स बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। और दूसरा जो इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और फैक्चुअल पार्ट है उसको भी पढ़ने की जरूरत है, बट ज़्यादा नहीं है। ये मुश्किल से 5-10 पेज के ही नोट्स हैं, बस, इस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो चीज़ें आसान हैं, ठीक है। दूसरा, मुझे पता है कि ये टाइम टफ है, आप डीमोटिवेटिंग फील कर रहे होगे, आप लो फील कर रहे होगे, वो सब लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये हम सबकी जर्नी का हिस्सा है। हम बहुत बार लो फील करते हैं, बहुत बार डाउन फील करते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है। उसमें कुछ भी अलग नहीं है। और सबकी कहानी ऐसी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप अकेले एस्पिरेंट हैं जो लो फील कर रहे हैं, क्विट करने का मन कर रहा है उसको फील कर रहे हैं, प्रेशर फील कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत कुछ मिस कर रहे हो, है ना, एक अच्छी लाइफ मिस कर रहे हो, दोस्तों को मिस कर रहे हो, बट यू आर नॉट अलोन। हर एक एस्पिरेंट इस तरीके से कर रहा है। तो आप लोगों को बस स्टैंड आउट करना है, और वो स्टैंड आउट आपको करना है कि आप किस तरीके से जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हो उनको डील करते हो, ठीक है। तो इसी स्पिरिट के साथ में हम शुरुआत करते हैं, सीधा एग्जाम, नो बकवास। थोड़ा बहुत मोटिवेट करना पड़ता है तो उस हिसाब से मैं बोलता हूँ ये सब चीज़ें। ये थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु आर अप्रिशिएटिंग माय वर्क, ओके। तो मॉनेटरी पॉलिसी के की टर्म बताऊंगा सबसे पहले मैं, ये बैंकिंग सेक्टर के की टर्म्स हैं, और फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट की टर्म देखेंगे, फिर कुछ अदर टर्म्स हैं, और बाकी फिर टर्म्स हैं वो मैं अगले सेशन में कवर करूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपके पास में आती है रेपो रेट, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आती है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है, जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स पैसा बोरो कर रहे हैं। किससे बोरो कर रहे हैं? आरबीआई से। और ये बोरोइंग कैसी है? शॉर्ट टर्म की बोरोइंग है ना। अप्रोक्सीमेटली 15 डेज की ये बोरोइंग होती है, ठीक है। ओवरनाइट के लिए अलग फैसिलिटी है, वो होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बट वैसे शॉर्ट टर्म के लिए जो बोरोइंग है वो कौन सी होती है? रेपो रेट पे होती है। तो रेपो रेट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। कंडीशन क्या होता है इसमें? रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट होता है। क्या होता है रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट, वो समझते हैं। देखो, बैंक पैसा उधार ले रहे हैं आरबीआई से। अब आरबीआई चाचा तो लगता नहीं है बैंक का, ठीक है, जो पैसा दे देगा, है ना। तो ये बैंक क्या करते हैं, इनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो बहुत जगह से ले आते हैं, जैसे कि एसएलआर के पैसे दे करके भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो ले आते हैं। दे आर मल्टीपल वेज कि बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये आरबीआई के साथ रखते हैं और पैसा लेते हैं, लेकिन इसमें पहले से प्री एग्रीमेंट होता है कि कब बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लेंगे और आरबीआई को पैसा लौटाएंगे, ठीक है। ये होता है रेपो रेट। इसका उल्टा कर दो, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट पे क्या होता है? इस बार आरबीआई पैसा लेगा बैंकों से, ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों को देगा, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा कि यार आरबीआई को पैसे की क्या जरूरत पड़ गई, इसके पास तो इतना पैसा है। उसको जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि सिंपल सी बात है, कई बार आरबीआई को मार्केट से जो पैसा है ना वो खींचना होता है।
इसलिए वो बैंकों से पैसा ले लेता है, ठीक है, सिर्फ मार्केट से पैसा खींचने के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी को कम करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गए इन दोनों वर्ड्स का मतलब। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट को समझते हैं। देखो, सबसे पहले बात है आरबीआई का टारगेट क्या होता है। आरबीआई का टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, कितना, 4 ± 2%। तो जो आरबीआई का जो टारगेट है, आरबीआई का जो टारगेट है वो ये है कि इन्फ्लेशन को मैं 4 ± 2% में कंट्रोल में रखूं। जब भी आरबीआई इस रेंज में यानी 2 से 6% की रेंज में इन्फ्लेशन को नहीं रख पाता है, फिर आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी टूल को यूज करते हुए, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्यों आता है मार्केट में, पहले इसे समझ लो, फिर आपको वो टूल समझ में आ जाएंगे। इन्फ्लेशन मार्केट में आता है जब डिमांड इंक्रीज होती है। इन्फ्लेशन मार्केट में होता है जब डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। और डिमांड इंक्रीज कब होती है, व्हेन पीपल हैव मनी इन देयर हैंड, व्हेन पीपल हैव मनी इन देयर हैंड। तो अगर इस मनी को खींच ले आरबीआई अपने पास, तो डेफिनेटली डिमांड घट जाएगी और इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, ठीक है। याद रखना ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है। कई बार कोस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है, उसमें डिमांड के कोई मतलब नहीं होता, कोस्ट ही बढ़ जाती है। कुछ भी रीजन हो सकते हैं इसके लिए। मान लेते हैं कि फसल खराब हो गई डिजास्टर की वजह से, तो जो स्कैरसिटी आ जाती है ग्रेन्स की, तो उससे भी उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पैसा आरबीआई खींचेगा। अब देखो आरबीआई कैसे इन टूल्स को यूज करता है पैसा खींचने में या पैसा डालने में। ये बैंक है, ये आरबीआई है, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में कॉमन पीपल या बिजनेस हाउसेस। अब आरबीआई से बैंक पैसा ले रहा है उधारी पे, आरबीआई से बैंक पैसा उधारी पे ले रहा है और उस पैसे को नीचे घुमा रहा है। सिंपल सी बात है, जिस रेट पे ये आरबीआई से लेगा उस रेट से थोड़ा सा ज़्यादा पे लोगों को देगा, बीच का मार्जिन इसका प्रॉफिट बनेगा। अगर ये रेट बढ़ जाती है, अगर ये रेट बढ़ जाती है तो आरबीआई भी अपने लोन के रेट बढ़ा देगा, और लोन के रेट बढ़ाएगा तो लोग भी अब लोन कम लेंगे, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इन्फ्लेशन लड़ने के लिए क्या करेंगे, रेपो को बढ़ा देंगे, डिफ्लेशन में उल्टा कर देंगे, रेट को कम कर देंगे। अब बैंकों को चीपर पड़ रहा है लोन, तो बैंक ज़्यादा पैसा आरबीआई से लेंगे और नीचे चीपर लोन्स को परकोलेट करेंगे लोगों में, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, तो डिफ्लेशन से लड़ सकते हो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ानी है और डिफ्लेशन से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करनी है। अब आता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, आरबीआई रिवर्स रेपो, अगर मान लो इन्फ्लेशन से लड़ना है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा देता है। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा देता है। वो क्यों बढ़ाता है, क्योंकि अब देखो बैंक क्या तो लोगों को पैसा देंगे या फिर आरबीआई के पास पैसा रखेंगे, दो ही ऑप्शंस है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिल रहा है आरबीआई के पास में, जहाँ पे पैसा सेफ भी है, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिल रहा है, तो बैंकों के पास इंसेंटिव है यहाँ पे पैसा पार्क करने के लिए, वो यहाँ पैसा परकोलेट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसे की कमी होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो रेपो रेट में भी क्या होगा, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ही मिलती है और ये ओवरनाइट लोन के लिए होती है। मान लीजिए कि आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए पैसा चाहिए, तब आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज करते हैं। बैंक रेट वो बहुत मिनिमल रेट होते हैं जिन पे आप लोन ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो बैंक रेट यूज होते हैं लॉन्ग टर्म के लोन के लिए, जिस रेट पे बैंक लोन ले रहे हैं आरबीआई से। वैसे ये टूल अब यूज नहीं होता, इस टूल का बेसिक यूज आजकल सिर्फ ये बचा है कि पनिश करने के लिए। जो बैंक बेसल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बैंक बेसल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, तो वो इस रेट पे पेनल्टी लगती है। बस अभी यही यूटिलिटी बची है बैंक रेट की, इसकी प्रैक्टिकल कोई यूटिलिटी बची नहीं है। बाकी ये लोग रेपो और रिवर्स रेपो को ज़्यादा यूज करते हैं। तो बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म, रेपो और रिवर्स रेपो फॉर शॉर्ट टर्म, एमएसएफ फॉर द ओवरनाइट, ठीक है। बट एमएसएफ इज इन स्पेशल कंडीशन कि वो सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए ही होता है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में उनका नाम लिखा होता है। अगला आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगला क्या आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और बाई करती है। ये डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है, इन्फ्लेशन का पर्पस है या डिफ्लेशन का पर्पस है। तो ये आ गया आपके पास में ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात हो रही है या
डिफ्लेशन की बात हो रही है, ये देखना होगा। इन्फ्लेशन में पैसा खींचना है, यहाँ पे पैसा डालना है। तो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई बाई करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई बाई करती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेगी तो पैसा मार्केट में गया, क्योंकि सिक्योरिटी लेगी पैसा देगी, तो डिफ्लेशन में बाई करेगी। और इन्फ्लेशन में क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी और पैसा खुद लेगी। ठीक है, तो याद रखना ओएमओ के अंदर जब इन्फ्लेशन होगा, ओएमओ के अंदर जब इन्फ्लेशन होगा तब क्या होगा, इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल होगी और डिफ्लेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई होगी। ठीक है, ठीक है। अगला आता है सीआरआर और एसएलआर। ये कैश रिजर्व रेशो है, ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो है। तो ये देखो क्या होता है कि जब आपके पास डिपॉजिट्स आते हैं एज ए बैंक, तो बैंक अपना पूरा पैसा नहीं लोन में घुमा सकते हैं, उनको कुछ पैसा रखना पड़ता है रिजर्व के रूप में, ताकि कभी मान लीजिए लोन आने में लेट सेट हो गई या देरी हो गई तो बैंकों के पास में इनफ पैसा रहे डिमांड डिपॉजिट्स की को पूरा करने के लिए। ठीक है, किनके लिए, डिमांड डिपॉजिट्स को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे आता है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है कि ये कैश में रखा जाता है आरबीआई के साथ में, तो बैंक आरबीआई के साथ रखते हैं, ठीक है, और कैश में रखते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है, इन्फ्लेशन से लड़ना है तो सीआरआर को बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन से रखना है तो सीआरआर को बढ़ा देंगे, क्योंकि सीआरआर अगर बढ़ जाएगा तो अब बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना पड़ रहा है आरबीआई के साथ में, लोन में घुमाने के लिए पैसा क्या है, कम है, लोन में घुमाने के लिए पैसा कम है, डेफिनेटली मार्केट में लिक्विडिटी घट जाएगी। तो इन्फ्लेशन के लिए सीआरआर बढ़ा दो, डिफ्लेशन में जैसा अपोजिट कर दो। एसएलआर के साथ भी सेम ही कंडीशन है। एसएलआर और सीआरआर में ये डिफरेंस है कि जो एसएलआर है, एसएलआर के अंदर खास बात ये होती है कि इसमें वहाँ पे तो कैश में रखना पड़ रहा है, पर इसको आप गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अदर कोई भी सिक्योरिटी जो आरबीआई अनाउंस करे उसमें रख सकते हो, तो इस पर थोड़ी कमाई हो जाती है, इस पर नहीं होती है। सीआरआर पे तो कोई कमाई नहीं होती है, घाटे का सौदा है, क्योंकि डिपॉजिट से बैंक को तो पैसा देना ही पड़ रहा है 2 से 3%, लेकिन बैंक को खुद को कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सीआरआर और एसएलआर। एसएलआर को भी बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको ये करना है तो, इन्फ्लेशन से लड़ना है तो। ठीक है, और डिफ्लेशन में उल्टा करना होता है, तो ये भी 2 टूल्स हैं। अगर आता है एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशो, जब भी अगर आपको ये गाना सुनाई दे मणिपुर गोल्ड लोन वाला, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना, तो उसमें ये होता है कि कई बार आपको लगता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का सोना है तो आपको 1 लाख रुपए एज ए लोन मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आरबीआई लोन टू वैल्यू रेशो डिसाइड करता है, जो कि 60% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है। वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए का सोना है तो आपको 70 रुपए का लोन मिल सकता है अधिकतम, या 60 का मिल सकता है, वो आरबीआई डिसाइड करता है। तो ये भी एक टूल है। अगर मान लीजिए कि आरबीआई को ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज करना है मार्केट में, तो वो लोन टू वैल्यू रेशो को बढ़ा सकता है, उससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए आरबीआई को मार्केट से पैसा खींचना है तो वो लोन टू वैल्यू रेशो को घटा देगा। ठीक है, इससे मार्केट में लिक्विडिटी घट जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ठीक है, अगला आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी एक टूल है कंट्रोल करने का। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ये होता है कि कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे आपको लैंड करना होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, 40% जो कमर्शियल बैंक है उनको 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है। ठीक है, और अब उसमें जो बैंक्स होते हैं, ये बैंक को कुछ ही सेक्शंस को वो 40% लेंडिंग देनी है। जैसे 18% एग्रीकल्चर है। देखिए ये पुराने डेटा भी हो सकते हैं, प्लीज़ अपडेट कर लेना है ना, इसमें कई बच्चे बोलेंगे फैक्ट गलत बोल दिया, बट मोरलेस वो मुझे रिमेंबर है, वो मैं एज एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे एग्जाम में ये डेटा मुश्किल ही पूछेगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को अगर आप बढ़ा दोगे तब भी मार्केट में जो क्रंच है वो बढ़ सकता है लिक्विडिटी का, है मतलब उसका पैसा जाम हो गया एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो कम पैसा है अब बैंकों के पास में अपने मन से लोन देने का, तो डेफिनेटली वो उससे लिक्विडिटी कंट्रोल होती है, तो इन्फ्लेशन में हेल्प मिलती है, को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद में अगला वर्ड आता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आपको पता होगा कि आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया 2015-16 में, और उस एक्ट को अमेंड करके एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी का फॉर्मेशन किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अभी 6 मेंबर होते हैं, और ये चेयर की जाती है गवर्नर के द्वारा, आरबीआई गवर्नर के द्वारा। इसमें 3 लोग आरबीआई की साइड से हैं, 3 लोग गवर्नमेंट की साइड से हैं। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन 5 साल के लिए हुआ, फिर वापस अभी 5 साल के लिए किया गया, तो अभी 2025-26 तक ये जाएगी। इसका टारगेट सिंपल है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कब तक, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है 4% ± 2%, मतलब इन्फ्लेशन को 2% से 6% की रेंज में कंट्रोल करके रखना है। ठीक है,
अगला पढ़ाता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर बहुत बार पूछा जा चुका है कि मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो। सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट में 100 रुपये आते हैं तो वो 100 रुपये इकोनॉमी में बहुत जगह घूमते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हम बोलते हैं कि इससे मनी मल्टीप्लाई होती है। तो सेम ही रुपी है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा दिखती है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, इसको ज़रा ढंग से समझ लो कि कैसे मनी मल्टीप्लायर काम करता है। बहुत ही सरल एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बाकी इसके कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में 100 रुपी हैं, वो 100 रुपी से मैंने 60 रुपी का खाना खा लिया। मान लीजिए आज मैं अभी क्लास के बाद जाता हूँ और मैंने ORN के अंदर एक थाली खा ली 60 रुपी की। अब वो 60 रुपी, मान लीजिए वो 60 रुपी से उस इंसान ने जिसने मुझे थाली खिलाई है उसने कुछ और खर्च किया। मान लीजिए उसने रॉ मटेरियल खरीद लिया 40 रुपए का, और 40 रुपए का वो रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब रॉ मटेरियल जिसने बेचा उसने फिर कहीं 40 रुपए का खाना खा लिया। इस तरीके से मतलब एक ही 100 रुपए हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमी में देखें तो वो अमाउंट कितना हो गया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया है। वो 100 रुपये कितने हैंड से गुजर रहा है यार, बहुत हैंड से गुजर रहा है। तो 100, 60, 40, फिर 40, फिर ये 40 कहीं होगा। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके से एक ही अमाउंट, यानी अगर आप देखें तो हाई पावर्ड मनी क्या होती है, जो RBI इन्फ्यूज़ करता है मार्केट में, पर ये अमाउंट इतना मल्टीप्लाई होता है ना मल्टीपल हैंड से जाते हुए, तो बैलेंस शीट में वो बहुत बड़ा दिखता है। वो मेरे में भी दिख रहा था, मेरे में भी दिखा। 100 मेरे पास क्रेडिट हुए, 100 डेबिट हुए, फिर उसके बाद देखा होगा 100 क्रेडिट 100 डेबिट। इस तरीके से एक ही सिंपल अमाउंट है, वो बहुत जगह दिखता है। तो इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर होना, मनी मल्टीप्लाई होना, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। अभी देखो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी डिमांड हो रही है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने बात भी की, पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे ने, कि इंडिया को इस समय क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में बात करना चाहिए। तो याद रखना इंसॉल्वेंसी, जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है, इसके ऊपर इंजीनियर श्रीनिवास कमेटी भी थी। और IBC जो है उसके 2 सेक्शन हैं, 234, 235, ये बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की। पहले समझ लो यार एक बार कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या है। वो ये है कि मान लीजिए कि कोई आदमी इंडिया में कुछ फ्रॉड करके बाहर चला जाता है, तो उस पर फिर अब कैसे केस चलेगा। जैसे नीरव मोदी चला गया, जैसे विजय माल्या चले गए, तो दे आर आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, तो उन पे फिर जो लगता है वो क्या है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लगता है। तो अभी अनसेट्रल UN की बॉडी है अनसेट्रल, उसके लॉ यूज़ करते हैं हम लोग, और इस पर एक लॉ बनाने को भी रिकमेंड किया है। तो अभी हमारे पास कोई कॉन्क्रीट लॉ नहीं है, ऑल्दो सम सेक्शंस हैं, और वो भी सेक्शन नोटिफाइड नहीं है IBC के अंदर। प्री पैक अरेंजमेंट्स, तो बेसिकली MSME के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि कोई भी मतलब विवाद हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, उसको आउटसाइड द कोर्ट आप आपस में मिलकर सुलझाएं। इस बात के लिए प्री पैक सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया MSME, या अमेंड किया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को 2016 को। उसके बाद में DSIB और DSSI, ठीक है। DSIB और DSSI ये RBI के कॉन्सेप्ट है, ये RBI का है DSIB, और ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। और DSSI सेम वर्जन है, लेकिन किसमें, इंश्योरेंस कंपनीज की फॉर्म में। तो ये IRDA का है और ये RBI का है, ठीक है। तो DSIB 3 है भारत में। ये ऐसे बैंक्स हैं, अगर ये बैंक डूब जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो भारत में HDFC है, ICICI है और SBI है। और DSSI में कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो ये 3 कंपनियां DSSI हैं भारत के अंदर, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली वैसे तो बेजल से आया है ये कॉन्सेप्ट, जहाँ पे उन्होंने ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाई करने की बात की कि अगर वो बैंक डूब जाते हैं तो इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर सकती है ना। जैसे लेमन ब्रदर वाला जो बैंक डूबा USA में इन 2008, तो इट इम्पैक्टेड द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। तो उस हिसाब से इन चीज़ों को बनाया गया है। अब ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आज मान लीजिए टाइम रहते हैं, हम इन बैंक की हेल्थ को बार बार मेजर करते रहें और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते रहें, तो इकोनॉमी हेल्दी बनी रहेगी, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ NPA सुन लो यार। NPA कुछ नहीं होता, 90 दिन तक अगर आप कोई ब्याज और इंस्टॉलमेंट, मतलब इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, उसमें से कुछ भी पे ना करें अपने लोन में, तो उसको, उस लोन को हम कह सकते हैं कि वो NPA हो गया है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने कोई लोन ले रखा है किसी बैंक से, और मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है, और मैंने अगले 3 महीने तक कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की और कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं किया, तो उसे हम बोलते हैं कि अब वो जो लोन है वो NPA हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया है।
अगले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कम डिटेल में जाऊँगा क्योंकि अप्लाइड कम आता है, फैक्चुअल ज़्यादा आता है। जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर है उनको एनालिसिस करने के बाद में जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है मैं सिर्फ उतने ही कंटेंट पे डिस्कशन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। तो इसमें अलग से वीडियो बनाया हमने, ठीक है, मैं उस वीडियो को आपको भेज देंगे। तो अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए। समझाने में अगर बैठेंगे तो एक सेपरेट वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं इन सारे कीवर्ड पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन पूरे क्लास में हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा एग्जाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, याद रखना, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस घटेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस घटता है और बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, ठीक है। अगर जिन भी बच्चों को ये चीज समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, याद रख लो। और जिनको समझना है इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम लोग इसका एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस घटता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस घटता है और बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। ऐसे याद रखना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस घटेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है पूरी तरीके से, एक मतलब इसको इंटरनलाइज करना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। सारी जगह जनरली होना चाहिए, है ना। कभी भी ऐसे वर्ड आ जाए कि ऑलवेज इट हैपेंस, नेसेसरली इट विल हैपेंस, देन इट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। अगला आता है, देखो अब बोरोइंग। तो मैं सबसे पहले इन वर्ड को डिटेल में जाने की बजाय सिर्फ आपको इन वर्डों को ये देखना है, जैसे ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स, वे एंड मीन्स एडवांसेस, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो इन वर्डों में आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। आपको इन वर्ड को ऐसा समझना है कि दे आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म मनी रेजिंग, ठीक है, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेजिंग, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है, रेजिंग, ठीक है। तो ये क्या है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये क्या है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो मतलब रेज करने के लिए है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेज करने के लिए है, ठीक है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि ये शॉर्ट टर्म है। तो सबसे पहले आपको ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वे एंड मीन्स एडवांसेस, एक तो मैं इसको डिटेल से बताऊंगा, एक मैं इसको डिटेल से बताऊंगा, बाकी को इतना नहीं बताऊंगा, एक इसको बता दूंगा ये, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, कमर्शियल पेपर्स, प्रोमिसनरी नोट्स, उसके बाद कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है। और इशू कौन करता है वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन इन शॉर्ट टर्म डेब्ट को इशू कर सकता है, तो इशूअर के लिए किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए इशू कर सकती है वो कर सकती है ट्रेजरी बिल्स, इनकी जो मियाद होती है ना वो 1 साल तक होती है। कैश मैनेजमेंट बिल्स, तो कई बार गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल भी इशू करती है जो शॉर्ट टर्म, जो उनके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मिसमैच होता है तो। और वे एंड मीन एडवांसेस, ये आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ले सकती हैं, लोन ले सकती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो रेपो के बराबर लगता है। अगर मान लीजिए आपने ये रीपे नहीं किया टाइमली तो ये ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट होता है और अब इंटरेस्ट रेट लगता है रेपो प्लस 2%। तो ये याद रख सकते हो वी एंड मीन्स एडवांसेस के लिए, ठीक है। बाकी जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, कमर्शियल पेपर्स, प्रोमिसनरी नोट्स, ये कंपनीज इशू करती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एक रिटन कागज सा होता है ये। और रिटन कागज में क्या होता है कि मैं, मतलब मान लीजिए कि आप मुझे कुछ पैसा दें और बस और वो पैसे के बदले मैं आपको उस कागज पे लिख के दे रहा हूँ, एक रिटन एग्रीमेंट पे लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपको लौटा दूंगा इतना पैसा, इतना ब्याज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, दैट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ठीक है, उसी तरह से हुंडी है, कमर्शियल पेपर्स है, प्रोमिसनरी नोट्स आपको पता ही है। प्रोमिसनरी नोट्स क्या होता है कि बेसिकली जो नोट होता है क्या, एक प्रॉमिस, तो जो बैंक नोट्स हैं वो भी प्रोमिसनरी नोट्स ही हैं, ठीक है, आरबीआई वाले, तो वो एक एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। तो ये कंपनी इशू कर सकती है। कमर्शियल बिल्स, जो बिल्स होते हैं ना वो मर्चेंट टू बैंक, तो ये बिजनेस हाउसेस और बैंक के बीच में इशू होते हैं और बैंक आपस में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से पैसा रेज कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज कर सकते हैं। आपको बेसिकली इसमें पीएचडी नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनको डिटेल वीडियो चाहिए, एक एक टर्म पे एक वीडियो बन सकता है, लेकिन उस पर हम अभी जाएंगे नहीं।
तो आप बस ये करिए कि ये किस नेचर के हैं, शॉर्ट हैं या लॉन्ग हैं, वो याद रख लो। दूसरा, कौन इशू कर रहा है वो याद रख लो। दैट इज इनफ फॉर आवर एग्जाम, इनफ। और डेप्थ में माना जाएगा उस क्वेश्चन को। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं बताओ? तो जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं वो होते हैं जिनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता, वो फेस वैल्यू से कम पे बिकते हैं और रिडीम कर सकते हो आप फेस वैल्यू पे। तो जो मार्जिन बनता है वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लीजिए कि एक जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, तो वो आपको 85 रुपये में मिल गया, और जब रिडीम किया तो आपको 100 मिल गया। तो जो 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको, 15 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है ना, मान लीजिए कि 100 में आपने सेल किया, 85 बच आपको, सॉरी 100 का आपका फेस वैल्यू है, 85 में आपने परचेज किया, तो 15 रुपये का जो प्रॉफिट बना वो क्या है, आपका प्रॉफिट है जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर। तो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये फेस वैल्यू से कम प्राइस पे सेल होते हैं, ठीक है, और फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं। तो जो मार्जिन बनता है उस वही क्या होता है, इसका प्रॉफिट होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इसलिए इशू करती है कि गोल्ड को इंपोर्ट ना करना पड़े, और इंपोर्ट करने से क्या होता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ती है, उससे रुपी डेप्रिशिएट होता है। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके आई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप गोल्ड गोल्ड पेपर गोल्ड खरीद सकते हो, पेपर गोल्ड खरीद सकते हो। इसमें गवर्नमेंट आपको 8 साल तक पर ईयर 2.5 से 3% तक का इंटरेस्ट रेट देती है, ठीक है। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गए। इसमें आपको रियल में कोई गोल्ड नहीं खरीदना होता, आप सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। जब आप मेच्योर हो जाएगा ये 8 साल के बाद में, तब आप क्या कर सकते हो, जिस टाइम गोल्ड की जो प्राइस लग रही है उस प्राइस पे आप अपना पैसा ले सकते हो, ठीक है, जितना भी गोल्ड आपने खरीद रखा है, वर्चुअल गोल्ड खरीद रखा है। उसके बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस किए गए फाइनेंस बिल 2017 से। तो ये था कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही आप पे कर सकते, आप पॉलिटिकल पार्टीज को पे कर सकते हो, है ना। 1000 से 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में ये हैं अवेलेबल, और ये हर 3 महीने पे मतलब आप जा सकते हो SBI की कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस के ऊपर। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनको 1% वोट मिले हैं लास्ट इलेक्शन में, वो इनको उन्हीं को ही आप ये गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं, है ना। और 15 दिन के अंदर उन्हें रिडीम करना होगा, ठीक है। ये किसी पर्सनल पर्सन के अकाउंट में नहीं जा सकता, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जा सकता है। ग्रीन बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं जो सिर्फ ग्रीन पर्पजेस के लिए हों, दे आर कॉल्ड द ग्रीन बॉन्ड्स। जैसे वर्ल्ड बैंक का था आई बॉन्ड, है ना। The purpose of that is a development, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टी प्लस वन सेटलमेंट, तो सेबी आपने पढ़ा ही होगा। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1988 में आई, उसके 1988 में वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह आई, लेकिन बाद में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1992 में। काम इसका यही है कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है ये, ठीक है, ताकि वहाँ पे कोई फ्रॉड ना हो। तो जब हर्षद मेहता स्कैम के बाद में काफ़ी स्ट्रिक्ट किया सेबी ने अपना रूल। देखो क्या होता था कि जो लोग, पहले क्या सीन था, पहले मतलब काफ़ी टाइम मिलता था, मतलब T+2 सिस्टम था पहले। तो ये था कि मान लीजिए कि मैंने कोई शेयर खरीदा, किसी ने शेयर बेचा, तो हमारा वो तो खरीदना बेचना तो बिक जाता है, लेकिन जो रियल सेटलमेंट है ना, उसके लिए फिर 48 डेज मिलते थे कि मैं 48 डेज में दैट पर्सन को मैं पे कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता था, इसका मिसयूज होता है। मिसयूज कैसे होता है कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है अपनी जेब में, लेकिन मैं फिर भी शेयर खरीद के और या बेच करके मार्केट के अंदर शेयर्स की स्कैर्सिटी कर सकता हूँ, या सरप्लस इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ शेयर्स का मार्केट में। उससे शेयर प्राइस को ऊपर नीचे किया जा सकता है आराम से। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि मुझे 48 घंटे के बाद में पैसे पे करने हैं, लेकिन मैं शेयर खरीद करके कमी कर दूं मार्केट में, या शेयर डाल करके मार्केट में शेयर की अवेलेबिलिटी कर दूं, और उन दोनों से ही क्या होगा, शेयर प्राइस अफेक्ट होता है। तो वो अनफेयर प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि मेरे रियल में तो मेरे पास में कोई पैसा है ही नहीं, बस मैं सेटलमेंट बाद में कर पाऊंगा, इसलिए मैं मिसयूज करूंगा उस पूरे सेटलमेंट टाइम को। ऐसा बहुत किया था हर्षद मेहता ने। तो T+1 सेटलमेंट में क्या होता है कि आप जो भी शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, उसका जो फाइनल सेटलमेंट है वो 24 आवर्स के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो AIFs, ये भी न्यूज़ में थे। तो AIFs क्या होते हैं, ये सेबी ने क्लासीफाई किए हैं। तो AIF1, AIF2, AIF3। तो AIF1 आर दोज फंड्स जो पॉजिटिव थिंग क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, जो इन पे जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो लेस होती हैं। जो AIF थर्ड है वो क्या होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं, उन पे रेगुलेशन ज़्यादा होता है। और जो AIF 2 होते हैं, वो फंड होते हैं जो ना 1 है ना 3rd है। तो बीच के जो फंड होते हैं वो यही होते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी नोट्स
ऐसे ऐसा सिचुएशन मान लो कि कोई आदमी फॉरेन में रहता है और वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है बिना भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ में रजिस्टर्ड हुए, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना पैसा दे सकता है एक ऐसी एंटिटी को जो ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड है सेबी के साथ में। तो वो अपना पैसा उसको देगा और वो इन्वेस्ट करेगी भारत में उसके बिहाफ पे, और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है उस पर्सन से, लेकिन जिसके थ्रू जिस मतलब जो बाहर का जो पर्सन है वो जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड भी है, वो उस आदमी को जो नोट देगी उसे बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपेटरी नोट्स। सिचुएशन समझ में आ गई आपको? मैं वापस से समझा देता हूँ। देखो, मान लीजिए इंडिया से बाहर कोई आदमी है और ये सेबी है और सेबी के साथ कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। अब ये आदमी इस सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता, ये अपना पैसा इसको देता है और ये इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस आदमी को जो देगी वो देगी पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, उसके बाद आता है टोकेनाइजेशन। तो टोकेनाइजेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने रियल कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते किसी को भी, तो आप क्या करेंगे, मर्चेंट को अपना एक टोकन नंबर देंगे। ठीक है, उसका एक टोकन जनरेट होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, एक टोकन जनरेट होगा और वो टोकन ही बस वेरीफाई होगा। मतलब योर कार्ड का एक टोकनाइजेशन मतलब जनरेट होता है, एंड दैट टोकनाइजेशन, दैट टोकन नंबर जो कि रियल कार्ड की डिटेल नहीं है लेकिन उस कार्ड से एसोसिएट है, और ये बात सिर्फ आपका बैंक जानता है। ठीक है, तो उस टोकन के थ्रू आप अपने पेमेंट्स को कर सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं टोकनाइजेशन। इससे कार्ड के जो फ्रॉड्स होते हैं ना वो बचते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पे कार्ड स्वाइप किया है तो वो लोग आपकी कार्ड की डिटेल रख लेते हैं और फिर उससे उसे मिसयूज कर सकते हैं, है ना, इलिसिट ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। तो अब उसकी जगह क्या कर दिया, सिर्फ टोकन नंबर। ठीक है, तो सिर्फ टोकन नंबर जनरेट होगा, एंड दैट टोकन नंबर अब क्या होगा, वो टोकन नंबर मर्चेंट के बैंक अकाउंट, मर्चेंट का जो बैंक अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक को जाएगा, फिर वो वाले बैंक उस टोकन नंबर को उस वाले बैंक से पूछेंगे जिस बैंक में जो पैसा पे कर रहा है उसका अकाउंट है, फिर वो वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये टोकन नंबर इस पर्टिकुलर पर्सन के कार्ड का टोकन है, तो उससे वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो बिना आपके रियल कार्ड की डिटेल को रिवील किए हुए ट्रांजेक्शन हो जाता है टोकनाइजेशन के अंदर। अगला आता है नीर एंड रीर। नीर और रीर क्या ही होती है, इसको समझ लो। तो नीर क्या है, अगर मान लीजिए आज मैं डॉलर लेने चाहूँ तो मैं जो रुपी दूंगा, तो मतलब मार्केट की डिमांड सप्लाई पे डिपेंड जो रेट होगी, तो मैं मान लीजिए रुपी दूंगा किसी बैंक में जाके, वो मुझे डॉलर देंगे, तो जिस रेट पे देंगे वो नीर है। ओके, ये मार्केट की प्रेजेंट मार्केट डिमांड सप्लाई पे जो एक्सचेंज रेट है उसे नीर कहते हैं। रीर क्या होता है, जब नीर को हम लोग परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन के हिसाब से अकोमोडेट करते हैं एक्सचेंज रेट को, तो उसे बोलते हैं हम लोग रीर। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, किस तरह का एग्जांपल होगा। जैसे ये एग्जांपल ले लो कि मान लेते हैं कि $1 का में समोसा मिलता है 1 समोसा इन यूएसए, और इंडिया में एक समोसा मिलता है 20 रुपये का। ठीक है, एक सिचुएशन ये है, और मान लीजिए कि और $1 की कीमत जो मार्केट में चल रही है वो है 80 रुपये। तो रियल में तो देखो एक समोसा 20 रुपए में, एक समोसा $1 में, तो ये जो इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट हुई 20 रुपये $1, क्योंकि समोसा बराबर कर दिया ना, तो ये है रीर और ये वाली क्या है, नीर। ठीक है, अगला आता है सीबीडीसी, सेंट्रल क्या बोलते हैं, डिजिटल जो करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई भी इंट्रोड्यूस कर रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये जो अभी आपकी करेंसी है, पेमेंट सिस्टम आप कर रहे हैं ऑनलाइन, उससे अलग होगी, ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड होगी। ठीक है, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। और ब्लॉकचेन क्या होता है, लीजर सिस्टम होता है, इसमें ट्रांजेक्शन डिसेंट्रलाइज होके मतलब स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, और सीबीडीसी क्या होती है, ये अपने आप में एक करेंसी यूनिट होगी। ठीक है, और अभी हम जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना वो एक टाइप ऑफ पेमेंट है, तो दोनों में फर्क है। डिजिटल पेमेंट इज जस्ट ए टाइप ऑफ पेमेंट। ठीक है, इट्स नॉट ए करेंसी एट ऑल। जैसे मैं आपको 500 रुपये ट्रांसफर करूं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कार्ड से स्वाइप करके एटीएम से निकाल के भी आपको दे सकता हूँ, मतलब उसकी फिजिकल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है सीबीडीसी है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सीबीडीसी ऐसा नहीं होता है, इसलिए सीबीडीसी में क्या करते हैं हम लोग, उसमें अपने आप में ही क्या होती है, एक
उसका कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, वो अपने आप में एक यूनिट है, अपने आप में एक टाइप ऑफ करेंसी है, ठीक है। तो ये फर्क रखना। MDR क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। उसमें कुछ नहीं होता, ये इसको लगाने की बात हो रही है। तो आप कार्ड स्वाइप करते हैं, और कार्ड स्वाइप करने के बाद क्या होगा कि आप इंटरेस्ट रेट को, सॉरी, जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो जो पेमेंट है उसका कुछ परसेंट मर्चेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास में एक मशीन है, और मशीन होने के बाद में उस मशीन के अंदर आप क्या करेंगे, कार्ड को स्वाइप करेंगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन के अंदर आप कार्ड को स्वाइप करेंगे। तो जो आप तो जितना पेमेंट आपको करना है उतना ही पेमेंट करेंगे, लेकिन जो पेमेंट का अमाउंट है उसका कुछ परसेंट है ना, वो मर्चेंट को पे करना पड़ता है। इसीलिए देखा होगा कि जो मर्चेंट होते हैं वो डिस्करेज करते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन से पेमेंट करने को, कि उनको कुछ पे करना पड़ता है। दे आर डिस्करेज्ड। वो आपको डिस्काउंट दे देंगे लेकिन मना करेंगे कि आप कार्ड से पेमेंट मत करिए, ठीक है। उसके बाद आता है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। क्या होता है कि ये ना एक साइकिल में चलता है, बूमिंग पीरियड होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, रिसेशन आएगा, बूमिंग पीरियड होगा, रिसेशन आएगा। तो ये कहते हैं कि जब आपका बूमिंग पीरियड होना तो आप कुछ पैसा रिजर्व रख लो, ताकि जब आप स्लो डाउन का टाइम आए तो क्या हो, आप मैनेज कर सको। ये बैंकों के लिए बोला जाता है कि जब बूमिंग पीरियड हो, जब खूब सारा पैसा मार्केट में, बहुत पैसा हो, बैंकों के पास में खूब डिपॉजिट हो, तो उन्हें कुछ पैसा रिजर्व रखना चाहिए उस टाइम के लिए जब रिसेशन होगा या मार्केट में स्लो डाउन होगा। इसे बोलते हैं हम लोग काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो क्या होती है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें RBI आपसे मतलब पैसा तो लेगा, लेकिन उसके पास कोलेटरल उतनी नहीं होगी कि आपको वो देगा। मतलब कोलेटर रखने के लिए RBI के पास में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपसे पैसा खींच सकता है। दैट इज कंसिडर एज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। फिर से समझ लो कि मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ठीक है। RBI इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, जनरली RBI क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में सेल करेगा और पैसा खींचेगा। अगर मान लिया कि RBI के पास में इनफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी RBI चाहे तो पैसा मार्केट से खींच सकता है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो मैं सेकंड पार्ट में खत्म करूंगा, अभी वीडियो काफी लंबा हो गया है, ठीक है। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड अ लॉट दीज कीवर्ड्स। प्लीज बिल्कुल मत सोचो कि यार कुछ आसान मिल जाए, कुछ आसान रास्ता मिल जाए, पढ़ाई का कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि बहुत इंटरटेनिंग वीडियो बने, इंगेजिंग, बट यार यहाँ इंटरटेन के लिए थोड़ी ना आए हैं गाइज, वी आर एट अ वेरी सीरियस स्टफ। तो मैं चाह के भी चीज़ों को आसान नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे हाथ में नहीं है, ये टफ है क्योंकि हम एक टफ जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास को एंड करता हूँ। हम लोग एक फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ हम मिलेंगे, और वहाँ पे मैं इकोनॉमी को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कहीं भी शॉर्टकट इजी चीज़ के पीछे मत भागो। जो करना है, जो प्रोसेस है वही करना है हमें, वी हैव टू क्रैक इट, ठीक है। और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है यार, मेरे से आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो सपोर्ट हो सकता है वो लो, हमें इस बार करना है बस, ठीक है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस वही स्पिरिट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।